हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रगतिवाद से संबंधित जो टॉप MCQs हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। और आज हमारी वीडियो रहने वाली है क्लास नंबर 50 और हम तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो TGT PGT एस्टेट की मैंने बिल्कुल प्रारंभ से तैयारी शुरू करवाई थी और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 50 है। और आज की वीडियो से जो भी कैंडिडेट नया हमारे साथ जुड़ता है और ये सभी वीडियोस अगर देखना चाहता है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। साथ ही TGT PGT एस्टेट के लिए जो NCERT मैंने पढ़ा रखी है उनकी भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और हिंदी व्याकरण की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो सभी वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी हम करवा रहे थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ गया है तो मैंने अभी वीडियो नहीं डाली है। HPSC की यूनिट नंबर 5 और 6 सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी करवा दी हैं। 7वीं यूनिट शुरू कर रखी है और जो आप पढ़ा रही हूँ ये सब HPSC स्क्रीनिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कोई भी किसी भी स्टेट का टेट हो, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही जो कैंडिडेट अगर चैनल पर वीडियोस आपको देखने में कोई दिक्कत हो रही है या कोई परेशानी है तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पर जाकर आप जब ये SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से चैनल को सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर मैं प्रतिदिन जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वो सारी मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद। और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की आपने सारी वीडियो देख ली होंगी और बिल्कुल प्रारंभ से मैंने TGT PGT एस्टेट की तैयारी शुरू करवाई है। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं हिंदी साहित्य पढ़ा रही हूँ और क्लास नंबर 50 तक हम पढ़ा चुके हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का पद्य खंड बिल्कुल हमने कंप्लीट कर लिया है और पद्य खंड के ही अब आज हम MCQs कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने भारतेंदु द्विवेदी और छायावादी युग के MCQs करवा दिए हैं। आज हम प्रगतिवाद के करेंगे और MCQs मैं तभी करवा रही हूँ जब मैंने पहले डिटेल से वीडियो डाली हैं उसके बाद ही। तो उम्मीद करती हूँ और जो कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहा है और चाहता है कि मेरा एस्टेट इस बार ज़रूर क्लियर हो तो कोई भी आप हिंदी साहित्य की एक सब्जेक्टिव बुक अपने पास रखें। मैं जो एक रेखीय प्रश्न होते हैं, लाइनर प्रश्न होते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। डिटेल से आप कोई भी एक बुक अपने पास रखें। अब जैसे कि मैं प्रगतिवाद के प्रश्न करवाऊंगी तो जहाँ पर भी जिस प्रश्न पर आप उलझते हैं पहले तो आप सारे MCQ सोल्व कर लें। उसके बाद जो आपने अपने नोट्स बना रखे हैं या आपके पास जो भी बुक है उससे इस टॉपिक को तुरंत पढ़ लें। तो आपके एक तो कुछ क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे और जिन पर आपका डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगी। और इतनी बातें पता होने के बाद जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो कम से कम 10-20 बातें आप और एक्स्ट्रा ज़रूर सीखेंगे। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रगतिवाद की। ये नहीं कि ये 50 प्रश्न आपने चलते चलते कर लिए जो मैम ने बताई और उसके बाद आपने रिवीजन नहीं किया। ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि TGT PGT एस्टेट का जो पेपर था, PGT एस्टेट का पेपर 7 और 8 दिसंबर को होना था, वो अभी पोस्टपोन हो चुका है। न्यू डेट अभी आई नहीं है तो आप पीछे वाला आपको भूलना नहीं है। उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको पहले MCQs करने हैं। MCQs करने के बाद लगभग आपका टॉपिक रिवाइज हो जाता है और फिर आप उसे अपने जो नोट्स हैं या जो आपकी बुक है उससे एक बार उसे ज़रूर पढ़ लें। तो प्रगतिवाद को शुरू करते हैं और प्रगतिवाद की सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ जिसने नहीं देखी है। 1936 से 1942 तक की समय सीमा जो है प्रगतिवाद की मानी जाती है और 1942 के बाद 1943 से जो है प्रयोगवाद शुरू हो जाता है क्योंकि पहला शतक जो है उसका प्रकाशन 1943 में हुआ था। तो प्रगतिवाद से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। तो भारत में पूछे तो आपको आंसर 1936 करना है, ये बिल्कुल सही आंसर है। और अगर आपसे पूछे कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना
मतलब भारत से बाहर, जैसे सबसे पहले जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना थी वो 1935 में भी हुई थी। ऑप्शन में आपको 1935 भी मिलेगा लेकिन 1935 में जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी वो भारत में न होकर पेरिस में हुई थी। तो क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है। अगर भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना पूछे तो 1936 बताना है, अगर बाहर पूछे या पेरिस में पूछे तो आपको आंसर 1935 करना है। और इसकी जो 1935 में पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना E.M. फास्टर ने की अध्यक्षता में हुई थी। और भारत में 1936 में भारत में जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, इसका जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में, याद रखना, मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में और लखनऊ में की गई थी। लखनऊ में इसकी पहली वो की गई थी, प्रथम अधिवेशन हुआ था। इतनी बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब आपसे प्रगतिवाद का आरंभ पूछे तो बताना है 1936 से। और प्रगतिवाद के जो झुकाव था वो सबसे पहले उन्हीं कवियों का हुआ जो छायावाद के प्रथम स्तंभ थे। यानी कि अगर हम 1936 से कहें तो एकदम से कोई भी किसी चीज़ की साहित्य में तो खासकर शुरुआत नहीं होती है। तो प्रगतिवाद की थोड़ी थोड़ी शुरुआत जो है छायावाद में हो चुकी थी। और छायावाद के कवियों में प्रगतिवाद की शुरुआत करने वालों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम लिया जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी का। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने। और सुमित्रा नंदन पंत की प्रगतिवादी रचनाएं थी युगवाणी, युगांत और ग्राम्य जीवन, ये तीनें थी। और युगांत नामक रचना से आपको नाम से भी पता चल रहा है युग का अंत, यानी कि छायावाद का यहाँ से अंत हो गया था और प्रगतिवाद का प्रारंभ हो गया था। और ये 1936 में ही लिखी गई थी युगांत जो रचना है। तो इतनी सी बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। और युगवाणी में पंत जी ने प्रगतिवाद तो युग की वाणी कहा था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है। बाकी हमने सारी पढ़ा दी थी, सारा डिटेल से बिल्कुल पढ़ाया था। और पंत जी ने अपने जो उनके प्रगतिवादी विचार थे ना, उनको अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक पत्रिका लिखी थी और उस पत्रिका का नाम था रूपाब नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो रूपाब नामक जो पत्रिका थी उसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने प्रगति विचारों को, प्रगतिवादी जो विचार थे उनको अधिक स्पष्ट किया। इतनी बातें आपको पता चल गया होगा। अब शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि हैं उन्हें और देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है नागार्जुन का, ये मैंने बिल्कुल सीक्वेंस से आपको लिखवा दिया था। उसके बाद आता है केदारनाथ अग्रवाल का, तो केदारनाथ अग्रवाल। और उसके बाद नाम आता है त्रिलोचन जी का, त्रिलोचन। ये थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रही हूँ। फिर रामविलास शर्मा को भी प्रगतिवादी कवि माना जाता है, लेकिन अधिकतर बुक में आप नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और शिव मंगल सिंह सुमन मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। और उसके बाद नाम पांचवा आपको देखने को मिलेगा रांघे राघव। ये 5 नाम जो हैं प्रगतिवादी कवियों के हैं जो प्रगतिवाद में मुख्य रूप से प्रसिद्ध रहे। इनके अलावा कुछ एक नाम है, जैसे रामविलास शर्मा का मैंने कहा, तो रामविलास शर्मा को भी एक प्रगतिवादी कवि माना जाता है। उसके बाद जो मुक्तिबोध हैं, ठीक है, इनका नाम भी प्रगतिवादी कवियों में लिया जाता है। तो शुरुआत करती हूँ आज के इन एमसीक्यूज़ की और उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको अभी तक क्लियर हो गई होंगी। तो हम थोड़े प्रश्न करें, लेकिन अच्छे से थोड़ा सा इस चैप्टर को रिवाइज करते हुए चलेंगे हम। और बाकी रचनाएं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने पढ़ी ली होगी। और ठीक है, शुरुआत करती हूँ अब इनकी मैं। तो थोड़ा सा चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आप इनके जो मैंने 5 कवि बताए हैं इनके रचनाएं तुरंत से अपने दिमाग में ले आई। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक अभी मैंने आपको बताया और इसका आंसर भी आपको बताना है। प्रश्न है आदि प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक हैं। प्रश्न नंबर, थोड़ा सा मैं आपको पूरा स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक हैं, प्रश्न नंबर 210 का बताना है। तो आदि प्रवर्तक मतलब सबसे पहले प्रगतिवाद का नाम जो है आप सभी को पता होगा कार्ल मार्क्स ने लिया था। अगर साहित्य में बात करें तो फिर वो आपकी दूसरी बात है, जैसे कि
राजनीति में या इतिहास में जिसको प्रगतिवाद कहा जाता है, जो शोषण और शोषित जो बात आपने सुनी होगी, शोषक और शोषित के प्रति जो भी था, जैसे कि शोषक वर्ग का तो विरोध किया था और जो जिसका शोषण हो रहा था उस वर्ग को अधिक ऊपर उठाने की बात हुई थी, तो ये कार्ल मार्क्स ने की थी। तो प्रगतिवाद के अगर आदि प्रवर्तक आपसे पूछे तो ये कार्ल मार्क्स हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 210 से हमने शुरू किए हैं, चाहे कितने भी प्रश्न हो लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? अब आपको ध्यान से बताना है, लखनऊ में, पेरिस में, उज्जैन में, डेनमार्क में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना पूछा है, यहाँ पर भारत नहीं लिखा है, तो आपको आंसर करना है कहाँ पर? पेरिस में। प्रश्न नंबर 211 का आंसर हो जाएगा पेरिस में। और पेरिस में जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। और भारत में अभी आगे प्रश्न आ ही जाएगा। और भारत में जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी उसका वो भारत का, यहाँ इसके आगे भारत और जोड़ लेना, उसकी स्थापना 1936 में हुई थी और उसकी प्रथम अध्यक्षा मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में उसका पहला अधिवेशन हुआ था। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। काफ़ी बार मैं इस बात को बता चुकी हूँ। प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा? अब आपको इसका आंसर करना है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्रगतिवाद को युग की वाणी यानी कि उस समय की आवाज़ थी जब हमारा देश 1947 से पहले अंग्रेजों के गुलाम था, तो उस समय शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उस समय के युग की डिमांड थी ये। और ये रचना लिखी युग की वाणी किसने कहा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी का। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना का नाम ही युग की वाणी है। आपको मैंने पहले ही बताया था, सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रगतिवाद से संबंधित 3 रचनाएं लिखी, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम आज इतने डिटेल से क्यों पढ़ा रही है, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा समय मिल गया, अभी एस्टेट की न्यू डेट आई नहीं है, तब तक हम इसी प्रकार से पढ़ते चलेंगे। और आज मेरे पास थोड़ा सा समय भी है। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करना है, केन का कवि किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 214 का आंसर करना है, केन का कवि। तो ये कहा जाता है, 214 का आंसर है केदारनाथ अग्रवाल को। ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केन का कवि केदारनाथ, के ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? अर्थव्यवस्था, एक तो सम अर्थव्यवस्था जिसमें सभी को समान अधिकार मिल रही हो, समान चीज़ें प्राप्त हो रही हो, लेकिन यहाँ पर विषम अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था वही हो गया ना, शोषक और शोषित। तो विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है केदारनाथ की वह कौन सी रचना है? प्रश्न नंबर 215, तो युग की गंगा। युग की वाणी, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। युग की गंगा नामक रचना पूछे तो ये केदारनाथ की है। युग की वाणी कहे तो वो सुमित्रा नंदन पंत जी की है। तो विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में हुआ है? युग की गंगा। और ये सारी जो रचनाएं हैं ये केदारनाथ अग्रवाल जी की ही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बस वीडियो को एक बार जम कर आप शेयर कर दें ताकि इसी प्रकार से आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा करते रहें, तो मैं भी आपको अच्छे से थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ाऊँ। प्रश्न नंबर 216 की तरफ बढ़ते हैं। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 216 का आंसर करना है और 216 का आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। ये किसकी रचना है? केदार की मैंने बहुत ही अच्छी आपको युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, है ना, ये सारी बातें ट्रिक से मैंने सारी रचनाएं आपको करवाई थी। और बसंत में पृथ्वी, अब बसंत में पृथ्वी प्रसन्न ही होती है। अगर आप केदारनाथ जहाँ जाते हैं ना घूमने के लिए लोग, वहाँ से चढ़कर देखेंगे तो बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी आपको दिखाई देगी। ये ट्रिक मैंने भी बताई थी। तो बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचयिता हैं प्रश्न नंबर 216 का केदारनाथ अग्रवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आत्मगंध किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 217।
तो आत्मगंध जो रचना है ये भी केदारनाथ अग्रवाल की है। और केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं में प्रकृति से संबंधित भी काफ़ी वर्णन मिलता है। तो आत्मगंध कहाँ से, गंध अच्छी अच्छी खुशबू कहाँ से आती है, केदार पर्वत से। ठीक है, ऐसे याद रख लें। केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 से सम्मानित किया गया? प्रश्न नंबर 218 का आंसर करना है। तो इनको मिला था, केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला था? अपूर्वा नामक रचना पर मिला था। और कब मिला? 1986 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति के लिए केदार जी को कौन सा सम्मान मिला था? प्रश्न नंबर 219। तो यहाँ पर भी केदारनाथ अग्रवाल जी को इस रचना पर भी सम्मान मिला। और इस पर मिला प्रश्न नंबर 219 का आंसर है सोवियत लैंड पुरस्कार। यानी कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो ये सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था इस पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लिए हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? अब बात करेंगे नागार्जुन के बारे में। प्रश्न नंबर 220। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, KVS, SSSB, TGT, PGT, एस्टेट में पूछा जाता है। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। ये प्रश्न बहुत ही बार परीक्षा में पूछा जाता है। नागार्जुन की किस कृति में बरवे छंद का प्रयोग हुआ है? ये भी मैंने जब पढ़ाया था तब आपको बताया था कि नागार्जुन की एक रचना है जिसमें बरवे छंद का प्रयोग हुआ है, तो वह रचना है भस्मांकुर। काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है। बाकी जो सारी रचनाएं हैं ये नागार्जुन की है। हाँ, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाले, सिंदूर तिलंकित भाल। ठीक है। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 222 की तरफ बढ़ना है। मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, ये किसकी हैं? तो ये शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अजय खंडर के रचयिता कौन है? अजय खंडर, तो ये रचना जो है प्रश्न नंबर 223 का सही आंसर हो जाएगा रांगे राघव, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निराला की बादल राग कविता का संबंध है। अब ये बादल राग कविता जो है शायद 12वीं NCERT में ये लगी हुई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कविता है और बहुत ही अच्छी कविता है। प्रश्न नंबर 224। तो कविता का संबंध बताना है किससे है? इसमें क्रांति का आह्वान किया गया है। बादल राग जो कविता है, बादलों को प्रतीक रूप में लेकर इसमें क्रांति का आह्वान किया गया है। तो 224 जो है ये प्रगतिवादी चेतना से संबंध रखती है। ठीक है, ये आपसे पूछ ले, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी ऐसी कविता है जो प्रगतिवादी चेतना से संबंधित है? तो आंसर होगा बादल राग। नेक्स्ट प्रश्न है, पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है। मैंने अभी बताया था पंत जी की 3 कविताएं हैं जो प्रगतिवादी है, युग की वाणी, युगांत और ग्राम्य जीवन। तो पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है प्रश्न नंबर 225 का, तो इसका भी प्रगतिवादी दृष्टि से है। अब आपका ये ग्राम्य समझ के आप ग्रामीण परिवेश से न लगा दें, ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। प्रश्न नंबर 225 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रगतिवादी दृष्टि से संबंध रखती है। प्रगतिवादी कवि कौन कौन से हैं, इनका आपको नाम बताना है। अब प्रश्न नंबर 226 जो प्रगति, अब जयशंकर प्रसाद ये छायावादी कवि हैं। मुक्तिबोध जो है गजानन माधव मुक्तिबोध, ये तार सप्तक के कवि हैं, यानी कि पहला सप्तक जो 1943 में प्रकाशित हुआ था, ये छायावाद के कवि हैं। और ये बच्चन जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश राय बच्चन। तो ये आपका प्रगतिवादी कवि का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, 226 का जो आंसर है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिवादी समीक्षक कौन से हैं? समीक्षक मतलब जिसने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे समीक्षा की प्रगतिवाद के ऊपर, तो इसमें बताना है प्रश्न नंबर 227। और थोड़ी देर पहले मैंने नाम भी बताया था, सबसे ज़्यादा जो समीक्षक रहे प्रगतिवाद की वो रामविलास शर्मा है। ठीक है, अपने काव्य जीवन, देखो ये प्रश्न यहाँ पर क्यों बताया है
कि कोई आलोचनात्मक कृति दे देंगे या कोई पंक्ति दे देंगे आपसे, अगर उस पंक्ति में आपको प्रयोगवाद से संबंधित कुछ दिखाई दे रहा है तो आपको पता है कि प्रयोगवादी जो समीक्षक हैं वो रामविलास शर्मा है। अगर आपको उस पंक्ति का कुछ नहीं पता है तो आप थोड़ा सा इस प्रकार से हिंट ले सकते हैं कि जो प्रगतिवाद की समीक्षा, आलोचना या जो भी की सबसे ज़्यादा समीक्षा रामविलास शर्मा ने की। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि थे। प्रश्न नंबर 228 का सही आंसर बताना है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। अब मैंने बताया था सुमित्रा नंदन पंत जी वैसे तो छायावादी कवि थे, लेकिन इनकी जो कुल रचनाएं थी उनको 4 भागों में विभाजित किया गया। कुछ छायावादी रचनाएं, कुछ प्रगतिवादी, कुछ मानवतावादी और कुछ अरविंद दर्शन से प्रभावित। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे सुमित्रा नंदन पंत जी। नेक्स्ट प्रश्न है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई, खुशबू रंगो आब। प्रश्न नंबर 229 का आपको सही आंसर करना है। उपयुक्त काव्य पंक्ति का संबंध किससे है? अबे सुन, गुलाब जो है ये शोषक वर्ग का प्रतीक है यहाँ पर। तो जैसे कि पता चल रहा है, ऐसे कुछ पंक्तियों का थोड़ा सा मतलब समझना है। तो ये पंक्तियां किससे संबंधित है? प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी कविता से। तो आपको सही आंसर यहीं पर आपको मिल जाएगा कि ये जो पंक्तियां हैं ये प्रगतिवादी चेतना से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 230 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 230 है, प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 230 का सही आंसर करना है। तो प्यासी पथराई आंखें जो रचना है ये रचना है नागार्जुन की। प्रश्न नंबर प्यासी पथराई आंखें, सिंदूर तिलंकित भाल, ये सारी रचनाएं किसकी है? नागार्जुन की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस काव्यधारा का आधार है? मतलब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस काव्य धारा का आधार है? प्रश्न नंबर 231। तो मैंने बताया द्वंद्व किस में था? शोषक और शोषित के बीच में। भौतिकवाद कौन सी काव्य धारा, यानी कि द्विवेदी युग, छायावादी या प्रगति या प्रयोगवाद? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद। 231 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो थोड़ा सा मैं इसे सही आपको कर देती हूँ, दिखा देती हूँ सारा। वैसे मैं इसका आपको आंसर ही बता देती हूँ। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तो ये बताना है ये किसकी रचना है? तो ये रचना नागार्जुन की है, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्क्रीन जो है थोड़ी सी छोटी है तो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ये जो खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये नागार्जुन की रचना है। पांचाली जो रचना है, रा के दीपक, पांचाली, ये रांगे राघव की रचनाएं हैं, रांगे राघव की रचना है। और उसके बाद ताप के ताए हुए दिन, ये त्रिलोचन जी की रचना है और त्रिलोचन जी की है। एशिया जाग उठा, ये है शिवमंगल सिंह सुमन जी की। ठीक है, सुमन ये इनका उपनाम है, शिवमंगल सिंह सुमन। तो याद रखना है, यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया। तो एशिया जाग उठा ये शिवमंगल सिंह सुमन की है। और उसके बाद ताप के ताए हुए दिन, अभी मैंने आपको बताया था ताप के ताए हुए दिन, तो ये त्रिलोचन जी की है। एशिया जाग उठा ये शिवमंगल सिंह सुमन की है, ताप के ताए त्रिलोचन की है। यानी कि एकासी तो ये ना सी का ए, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो ये आपको बताना है और कूट दिया हुआ है, तो सीधा ही आप मिलाइए। प्रश्न नंबर 233 का सही आंसर बताना है, जमुन जल तुम, जमुन जल तुम। तो ये किसके शब्द हैं, किसकी पंक्ति हैं? ये केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। उसके बाद है रा के दीपक, तो अभी मैंने बताया था रांगे राघव जी की है ये। और धरती जो रचना है ये इसकी है, त्रिलोचन जी की है। और धरती जो है ये त्रिलोचन जी की है। और उसके बाद बच गया रतन गर्भ, ये नागार्जुन की है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट प्रश्न है, व्यंग्य की सर्वाधिक प्रखरता किसके
काव्य में पाई जाती है? व्यंग्य की सर्वाधिक प्रखरता किसके काव्य में पाई जाती है? तो व्यंग्य किसके काव्य में सर्वाधिक पाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन, निराला और रागे रांगव। प्रश्न नंबर 234 का सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। यानी कि नागार्जुन की जो रचना है उसमें व्यंग्य की प्रखरता है। व्यंग्य तो किया है, शोषक वर्ग के ऊपर व्यंग्य किया है। प्रश्न नंबर 235 है, सानेट रचना के लिए प्रसिद्ध है। ये मैंने तब भी बताया था जब लेक्चर में पढ़ाया था। तो सानेट के लिए त्रिलोचन प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 236, हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं। हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं, काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 236 का सही आंसर करना है। तो ये पंक्ति है शिवमंगल सिंह सुमन जी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपता देखा, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोले जैसे चलते देखा। मतलब एक शोषक वर्ग के बारे में बताया है कि जब तब मैंने उसे देखा लोहे की तरह गलता हुआ देखा। तो इसका सही आंसर बताना कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। 237 के प्रश्न नंबर 237 का, तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा गलते देखा, ठीक है, लोहा जैसा तपता देखा। तो ये पंक्ति केदारनाथ की है। और आगे जब भी हम प्रश्न करेंगे तो प्रयोगवाद और नई कविता की इकट्ठे प्रश्न करेंगे, और इसी प्रकार से आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एनसीईआरटी में आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो टॉपिक आपको पढ़ना है कि मैम आप यहाँ से शुरू कीजिए 9th से 10th से, या पीजीटी की या टीजीटी की, या स्पेशल, आपको एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वहाँ से मैम ये चीज़ आप पढ़ा दीजिए, तो वो टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ाया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।